हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्ट नंबर 2। बच्चे, आज हम लोगों का शुरू होने वाला है और एक अच्छा है टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं कल की और बहुत बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखी कि व्हाट इज स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, डेफिनेशन ऑफ स्पीड, परिभाषा चाल की, और किस तरीके से बेसिक ऑफ द बेसिक चीजें भी होती हैं। वो सारी चीजों से हम गो थ्रू हुए। टाइप 1 हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन टाइप 1 के सारे सवाल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपके रह गए थे, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। टाइप 1 हमारा कंटिन्यू में है। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई थिंक, बताएंगे इसका जवाब। बहुत सारे सवाल आज मुझे आपको कराने हैं, छोटे छोटे। सेकंड टाइप जो है वो भी एक बेसिक टाइप ही है। तो शुरू के 2-3 टाइप तो बेसिक ही होते हैं, तो सेकंड टाइप भी आपका बेसिक है। कल से हम लोग शुरू करेंगे बच्चे। अगर समय रहा तो आपका औसत गति, एवरेज स्पीड। तो 2-3 टॉपिक मेन मेन है। औसत गति हो गया, फिर उसके बाद में सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड हो गया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पर ही आपका जो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा वो इसी के ऊपर डिपेंड है। और फिर हम धीरे धीरे रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। सवाल क्या है, एक बार देखेंगे कि एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 की पावर 5 mm पर सेकंड है। पर सेकंड, ओके। कह रहा 1 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूल कण को कितना समय लगेगा सेकंड में? कितना समय लगेगा बच्चे, जल्दी से सेकंड में बताइए। चलिए बच्चे, अब बिल्कुल ठीक है। ब्राइटनेस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो मैंने सॉल्व करा दिया है ना। ब्राइटनेस का इशू था क्या, अब वो क्लियर है ना? ओके है, यस। सवाल कह रहा है तूफान के दौरान हवा की जो स्पीड है ना 10 की पावर 5 पर सेकंड है। भाई यहां पर हमें स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है 10 की पावर 5 पर सेकंड, और हमें बोला हुआ है 1 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। कल जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, क्या मैंने आपको एक बात बताई थी? 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? किलोमीटर से यस। क्या मैंने आपको बोला था कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 होते हैं? भाई 1 किलोमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में बदलूंगा तो 10 की पावर 6 होते हैं। यस। तो डिस्टेंस को भी में ले लो, क्योंकि चाल हमें पर सेकंड में दी हुई है। दूरी भी में आ गई। तो समय हमारा क्या होता है? दूरी बटे चाल, है ना। दूरी कितनी है? 10 की पावर 6 चाल कितनी है? 10 की पावर 5 पर सेकंड। तो हमारा समय किस में आ जाएगा? हाँ बच्चे, हमारा समय सेकंड में आ जाएगा। तो यहां 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट जाएगी, ऊपर केवल 10 की पावर 1 बचेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समय लगेगा उसको 10 सेकंड का समय लगेगा। क्या बात क्लियर है? यस, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। इस सवाल को करिए। 4-5 सवाल बचे हुए हैं टाइप 1 में, फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और उसको सीखेंगे क्या है उसमें। इस बार मिल जाएगी जो क्विज आपकी पिछली सैटरडे में नहीं हुई थी ना, इस बार हो जाएगी वो। सवाल है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ओके। तो 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? सेकंड में।
अब यहां हमें जो चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, हमें जो दूरी दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है, लेकिन हमसे जो समय पूछ रहा है वो सेकंड में पूछ रहा है। तो आप मेरी कल वाली बात को ज्यादा दिल पे मत लेना। जहां मैंने आपको ये बोला था, जहां मैंने आपको ये बोला था कि अगर यूनिट छोटी दी हुई है लास्ट में तो सबको यूनिट को छोटी में बदलो, हाँ ऐसा करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कुछ चीजें हमें अपने अकॉर्डिंग देखना होता है। कि अगर मैं सबको सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूं, इसको मीटर में बदलूं, तो चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मुझे यहाँ चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, दूरी किलोमीटर में दे रखी है, क्यों ना मैं अपना समय घंटे में ही निकाल लूं, क्यों ना मैं अपना समय घंटे में निकाल लूं, उसको सेकंड में बदल लेंगे 3600 से डिवाइड करके। है भाई, कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेकंड, अगर मैं सेकंड को घंटे में चेंज करता हूं तो मुझे 3600 से डिवाइड करना होगा। एक सेकंड का मतलब होता है 1/3600 घंटे, 1/3600 घंटे। तो यहां हमारी स्पीड है इतना, दूरी है इतना, हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसे तो रट लो। किस नाम से रटेंगे? डीएसटी। याद रखना, डीएसटी। डी बराबर एस टी, डी बराबर एस टी, डीएसटी वाले फॉर्मूले को तो रट लो, डी बराबर एस टी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 4/5 किलोमीटर की। चाल कितना है आपका? 45। और समय हमको निकालना है। 45 नीचे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4/45 पंजे 225। क्या मैं ये कह सकता हूं कि समय हमारा 4/225 घंटे में है, आवर्स में, लेकिन हमसे पूछा है सेकंड में समय कितना है? बच्चे आपने इसको क्या करना है? आपने इसको 3600 से गुणा कर देना है। सॉरी, हाँ, भाई समय को सेकंड में बनाना है ना, तो आपको इसे 3600 से गुणा कर देना है। 3600 सेकंड, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटा अगर मैं पूछूंगा तो आप कह देंगे कि सर 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। तो 4/225 घंटे में कितना होगा? गुणा 3600 सेकंड। तो काटा पीटी करो भाई। ये जाएगा 9 से जाएगा 25 बार, 9 से जाएगा 9 चौके 36, 25 से जाएगा 25 एकम 25, 25 छिक्के 150 और 16 चौके 64 सेकंड। क्या आंसर आ गया हमारा? 64 सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। सर फाउंडेशन बैच में मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या एसएससी जीडी के बैच में भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत है? इसका जवाब आप खुद दोगे, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आप खुद दो इसका जवाब, क्या जरूरत है आपको? शिंदे जी, जरूरत है आपको फाउंडेशन में, फाउंडेशन बैच में मैथ्स पढ़कर जीडी के लिए अलग से मैथ्स पढ़ने की? यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 28 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? देखो अब हमारा जो सिलेबस है ना बच्चे, लगभग लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है, 60% से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, 65% के आसपास। ऐसे कितने सारे लोग हैं, देखो अर्थमेटिक तो कंप्लीट सा ही मानो, चलो एडवांस की मैं बात नहीं करता हूँ, अर्थमेटिक तो कंप्लीट ही मानो। अब एक दो तीन दिन की और बात बची हुई है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अर्थमेटिक के ऊपर पकड़ अब बहुत अच्छी हो गई है? अर्थमेटिक के ऊपर पकड़ से मेरा मतलब है नए नए सवालों को भी आप समझते हो और कर लेते हो। भाई आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होगे, नए सवाल वहां मिलते होंगे। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, सवाल को समझने का तरीका, सवाल के बारे में सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, नजरिया वगैरह अब बदल गया है मैथ्स में। ऐसे कितने सारे लोग हैं, थम्स अप करके मुझे बताओ। बहुत सारे होंगे ऐसे पक्का, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, है ना? ये सवाल करेंगे, जल्दी से बताओ।
वेरी गुड। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आपने ये सोच लिया एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, एक बार सर के साथ एक बार अलग, इतना ही इंप्रूवमेंट होगा मैथ्स में और नहीं होगा। इस सोच को बाहर कर दो। जितनी बार आप क्लास नोट्स और वर्कशीट जो मैं आपको देता हूं, जितनी बार आप बैक टू बैक उन्हें सॉल्व करोगे, बैक टू बैक बिना सॉल्यूशंस देखे, अलग अलग दिमाग लगा के, ऐसा सोच के कि हर बार ये नया सॉल्व कर रहा हूं मैं, जितनी बार बैक टू बैक करोगे बच्चे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आज मुझसे लिख लो तुम, एक टाइम ऐसा आएगा बार बार करने से, एक टाइम ऐसा आएगा कि सवालों को करने के अपने तरीके खुद से बनाने लग जाओगे आप, खुद से अपने तरीके डेवलप होने लग जाएंगे आपके दिमाग में। बस आपने क्या करना है, आपको रोटेशन में प्रैक्टिस रखनी है, रोटेशन में, है ना। कह रहे कि यदि एक कार 3.5 लीटर में इतना, तो 28 तो बड़ा आसान है भाई, 3.5 लीटर में कितना जाती है, 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना जाएगी, 1 लीटर में जाएगी 75.3.5। हमसे पूछ रहा है 28 लीटर में कितना जाएगी। 28 लीटर में जाएगी 75.5 अपॉन 3.5 इंटू 28, इतना किलोमीटर जाएगी। सिंपल है, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1 लीटर में कितना, इतना किलोमीटर, बटा कर देंगे तो उतने लीटर में कितना। अब यहां भी एक संख्या पहले पॉइंट है, यहां भी एक संख्या पहले पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। 7×5 = 35, 7×4 = 28। 5 से जाएंगे 15 5 75, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4×5 = 20, 4 एकम 4 2 6। आपका जवाब होगा बच्चे 604 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे चलें, ये सवाल भी सेम है, जल्दी से मुझे इसका भी आंसर बता दो। सवाल है 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। 36 लीटर डीजल में 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर जाएगा। 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर जाएगा भाई। 36 लीटर डीजल में कितना जाएगा, 492 किलोमीटर। 1 लीटर डीजल में कितना जाएगा, 492 अपॉन 36 किलोमीटर। हमें बताना है 33 लीटर डीजल में कितना जाएगा, तो 492 अपॉन 36 गुणा 33, इतने किलोमीटर। आप इसे सॉल्व कर लो, आपका जवाब आपके सामने होगा। देखो यहां संख्या 33 से मल्टीपल हो रही है ना, तो मेरा आंसर कहीं ना 11 से मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं भाई। अगर संख्या 33 से कट रही है, 33 अगर संख्या के गुणा में है तो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। अल्टरनेट का सम देखो, 4 4 8 में से 5 गया 3, बात नहीं बनेगी। 4 3 7 में से 5 गए 2, बात नहीं बनेगी। 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, ये संख्या 11 से कटती है। 4 2 6, 6 में से 5 गया 1, बात नहीं बनेगी। आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया। फिर भी आप मात्र औपचारिकताएं कर लो। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 3 से जाएगा 11 बार, 41 एकम 41, 41 एकम हासिल के 4, 41 एकम 41 और 4 45, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 451 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, पता है बच्चे, ये सवाल सॉल्व करो, मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं मैं। जब हम स्ट्रगल के फेस में होते हैं ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, और आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। होती क्या है कि मान लो हमने तैयारी शुरू की, फाउंडेशन से ही तैयारी करी, हमने सोचा कि यार एक ही बार सबको खत्म करना है, मैथ्स फाउंडेशन से पढ़ेंगे, एक बार क्लियर करेंगे। फिर होता क्या है, बीच में कोई फॉर्म आ गया। मान लो हमने बैच शुरू किया था मार्च से,
मान लो अप्रैल में कोई फॉर्म आ गया कि भाई फलाने एग्जाम का फॉर्म है, अप्रैल में आ गया, सितंबर में पेपर होगा, तो फिर हमारा दिमाग जिस दिमाग से हम लगे थे कि एक बार खत्म करके फिर जो आपके फॉर्म आएंगे सबको भरेंगे, वो चेंज हो जाता है। फिर हमारा सितंबर टारगेट बन जाएगा, और मार्च से लेकर सितंबर के बीच में जितनी पढ़ाई होगी उसी में ही हम एग्जाम दे के आ जाएंगे। इनकेस नहीं हुआ, फिर हम नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि अब तो भाई साहब सब कुछ भूल के शुरू से तैयारी शुरू करनी है। मान लो सितंबर से आप लगे तैयारी करने, अक्टूबर में फॉर्म आ गया किसी एग्जाम का कि भाई जनवरी में पेपर है, फिर आप सब कुछ भूल के जनवरी को टारगेट कर लेते हो। वो 3-4 महीने, उन 3-4 महीने में चारों पांचों सब्जेक्ट को रगड़ रगड़ के पढ़ते हो। मैथ्स भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, जीएस भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, जहां पर इनमें से जो भी आता है। क्या 4 महीने में चारों सब्जेक्ट में परफेक्शन आ सकती है? क्या 4 महीने के पीरियड में चारों सब्जेक्ट में परफेक्शन आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। तो यही पूरे साल भर में हमारा रोटेशन चलता रहता है। हम जैसे ही एक बार पढ़ने के लिए बैठते हैं, कोई फॉर्म आ जाता है, फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, फिर उसको टारगेट कर लेते हैं, फिर उसको, तो हमारी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। कभी हम ढंग से उस दिमाग से, उस स्टेटस से पढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या करें सर? बच्चे, आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा मैं मानता हूं आपको एक दो वैकेंसीज सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप एक टाइम पर दो ही सब्जेक्ट पढ़ो। एक टाइम पर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दो सब्जेक्ट लेकर चलो। रीजनिंग अभी मत पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं किस एग्जाम को टारगेट करना है, मैं कह ही नहीं रहा हूं अभी, मैं किसी एग्जाम को मान ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलो। रीजनिंग अभी नहीं पढ़ोगे, आप पहले एग्जाम के लिए जीएस और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलो। आप मैथ्स पढ़ो, आप जीएस पढ़ो, दिन में 2-3-4 घंटे मैथ्स को दो, दिन में 2-3-4 घंटे जीएस को दो, बाकी सब्जेक्ट को हटा दो। बाकी सब्जेक्ट की किताब कॉपी बंद करके लगा दो, सेफ में लगा दो। दो सब्जेक्ट, दो बुक्स, दो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इन दो पे ही काम करना है। आप लाइब्रेरी जाते हो, 3-4 घंटे मैथ्स, 3-4 घंटे जीएस, बंद करो, आ जाओ। 6-7 घंटे दिन के काफी हैं। ऐसा आप 5 से 6 महीने कर लो। बीच में जो भी एग्जाम आ रहा है, जो भी फॉर्म आ रहा है, भर दो, उसको टारगेट मत करो। हमारे अंदर लालच आ जाता है, यार देख लूं ये 3-4 महीने में तैयारी हो गई, सिलेक्शन हो गया तो मजा आ जाएगा। सिलेक्शन तो तब होगा जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। ये लालच ही तो हमारे दिमाग को डेवलप नहीं होने देता है। आप 6-7 महीने दो सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। जैसे ही 6-7 महीने में एक सब्जेक्ट खत्म होता है, मान लो मैथ्स खत्म हो गया, उठाकर रीजनिंग ले आओ। मैथ्स हटा दो, रीजनिंग ले आओ। मैथ्स को 2-3 घंटे अलग से देने लग जाओ प्रैक्टिस के लिए, बाकी टाइम रीजनिंग शेयर कर लेगा उसका। फिर रीजनिंग मान लो 3 महीने में खत्म हो गई, फिर रीजनिंग को हटाओ, हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को ले आओ। जीएस पैरेलल चलती रहेगी। जीएस तो ऐसा सब्जेक्ट है वो चलता रहता है सालों साल। ऐसे होती है तैयारी। आप 1 साल अपने आप को दे दो इस तरीके से, 1 साल पूरा। 1 साल बाद जब आप निकलोगे ना, कोई भी फॉर्म आए, कोई भी फॉर्म आए, भरोगे और तुरंत सिलेक्शन ले जाओगे। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर बैठना होता है। हमारा जो दिमाग है ना, ये बड़ा लालची होता है। हमने वैकेंसी देखी, अरे भाई साहब 50,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी, 50,000 भाई मेरा नंबर आ जाएगा, मैं अब तैयारी करना, इसी इसी एग्जाम की तैयारी करूंगा अब मैं। उन 3 महीने में ना तो हिंदी हो पाती है ढंग से, ना रीजनिंग हो पाती है, ना मैथ हो पाता है, ना जीएस हो पाती है, थोड़े थोड़े होते हैं सारे सारे, और फिर पता चलता है 4 नंबर से रह गया जी, मैं 6 नंबर से रह गया जी, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा जी। यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम किसी सब्जेक्ट को दिया ही नहीं। आपने प्रॉपर टाइम किसी सब्जेक्ट को दिया ही नहीं। आप 1 साल अपने आप को दे दो, भूल जाओ कौन एग्जाम हो रहा है, कौन फॉर्म आ रहे हैं, भरते रहो, एग्जाम देते रहो, उस पर फोकस मत करो। ये ट्रैक आपका 1 साल के लिए फिक्स कर दो, और तब आप एग्जाम देखना अपने कैसे होते हैं, है ना? सर जनवरी से दो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, वेरी गुड। बहुत, आप जब दिसंबर पकड़ोगे ना अपना, तब देखना आप। सर, संदीप सर गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ रीजनिंग, आप मैथ्स को रख दो सेफ में, मैथ्स मत पढ़ो, रीजनिंग और जीएस पढ़ लो, अब ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझो। अजीब है यार।
रखे गए रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। यानी कि रमेश की जो चाल है, स्पीड है बच्चे कितनी है, वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रमेश की स्पीड है, ठीक है। कह रहा है 50 मीटर भुजा वाला वर्ग है। बच्चे वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज होता है, सारी भुजा बराबर होती है। यानी कि ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर। अब सवाल कर रहा है कि रमेश ने ना यहां से चलना शुरू किया, रमेश ने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापिस आकर यहीं पर रुक गया। यही कह रहे हैं ना रमेश कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रमेश ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, कुल दूरी, तो आपका जवाब क्या होगा? सर हमारा जवाब होगा 50, 50, 50, 50, यानी कि 4 गुणा 50। सर रमेश ने 200 मीटर की दूरी तय करी है। भाई अगर वो पार्क के चारों ओर जाएगा तो 200 मीटर की दूरी तय करेगा। यस, फिर उसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है? सर 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चे हमारी डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो आप चाल को भी किस में बदल लो? मीटर पर सेकंड। अब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मतलब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी कि चाल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। बच्चे हम जानते हैं डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर का, स्पीड हमें निकालनी है और टाइम कितना है हमारा? 5 मीटर, सॉरी स्पीड तो हमें दे रखी है और टाइम हमें निकालना है। तो 5 चौके 20, यानी कि टाइम कितना आ गया बच्चे? 40 बार जाएगा, 40 सेकंड। कितना आ जाएगा? 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। सीआईएसआई का पीडीएफ डल तो गया बच्चे। एसआई का अलग कंबाइंड पीडीएफ है, सीआई का अलग कंबाइंड है। दोनों कंबाइंड नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग पढ़ाए हैं, चैप्टर अलग अलग पढ़े हैं, तो दोनों अलग अलग कंबाइंड पीडीएफ है ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? अलग अलग पढ़ लो, कंबाइंड तो कर दी ना सारी क्लासेस की पीडीएफ। ये सवाल करिए। सवाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः पार करता है, डायगनली। बच्चे डायगनली वो पार कर रहा है, तो मैदान का एरिया क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ ना मेंसुरेशन मिक्स है कि कोई वर्गाकार है मैदान, मैंने अभी आपको बताया कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसका विकर्ण हो रहा है। ये क्या है? इसका विकर्ण है, डायगनल है वर्गाकार का। बच्चे याद रखना, वर्गाकार भुजा का जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल, वो होता है भुजा का स्क्वायर। भाई इतना बेसिक तो सभी जानते हैं, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। एक और होता है एरिया। अगर हमें विकर्ण, अगर हमें डायगनल दे रखा हो तो बच्चे आप कह सकते हैं कि डायगनल का स्क्वायर बटा 2, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2। ये भी आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये भी क्या होता है? ये भी आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप सबसे पहले अब हमें क्या करना है? हमें विकर्ण निकालना है। भाई उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है 5 मिनट में पार कर रहा है, स्पीड कितनी है? स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम उसको कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 5 मिनट। कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई आप क्या करो, अब यहां से हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम।
अब हम थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, यूनिट को किस में बदलें? बड़ी यूनिट में, मिनट को घंटे में बदलें, या छोटी यूनिट में इसको मीटर पर सेकंड में बदलें? आप क्या करो, इसको तो सेकंड में बदल लो समय को, तो क्योंकि आंसर हमें मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो ये हो जाएगा 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड समय तो। और इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 3×6 = 18 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर जो आएगा ना डिस्टेंस, वो मीटर में आएगा। कितना आएगा? 5/6, और टाइम कितना है? 300। तो 6×5 = 30 और 5×4 = 25 यानी कि 250 मीटर आ गया। तो यहां से जो विकर्ण की लंबाई अब आपने निकाली है ना भाई, वो व्यक्ति यहां से चला और यहां पहुंचा है, कितनी दूरी तय करी है? 250 मीटर। मैंने आपसे क्या बोला कि वो व्यक्ति यहां से चला और यहां पहुंचा है, तो भैया कितनी दूरी उसने तय करी है? 250 मीटर, क्योंकि वो विकर्ण तह पार कर रहा है, डायगनली उसको पार कर रहा है। तो डायगनल की वैल्यू पता चल गई। एरिया पूछ रहा है, एरिया बता दो। एरिया क्या होगा? 250 का स्क्वायर बटा 2। 250 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो बटा 2। 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10 यानी कि 31,250 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में जो दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। लेकिन चीजें क्लियर हैं। देखो यहां उसने ना मेंसुरेशन और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को मिक्स कर दिया। ऐसे मिक्स वाले सवाल बड़े आते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टाइप अगला शुरू करते हैं आज का। और बहुत सारे सवाल हैं अगले टाइप में, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर टाइप की तरफ चलेंगे। सवाल है, एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? पिछले सवाल को उसने मिक्स किया था मेंसुरेशन और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। इस बार उसने मिक्स कर दिया किसको? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और एलजेब्रा को। इस बार उसने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और एलजेब्रा को मिक्स कर दिया भाई साहब। समय, चाल, दूरी और बीज गणित से मिलाकर सवाल पूछ रहा है। कैसे करेंगे जरा देखेंगे। भाई उसके द्वारा समय कितना है, टाइम कितना है? आप कहेंगे 5y-1 घंटे का टाइम है सर। और दूरी कितनी है? दूरी है सर 125y³ - 1 किलोमीटर में। बच्चे यहां थोड़ा सा हम एलजेब्रा के फॉर्मूले लिखते हैं। एलजेब्रा के फॉर्मूले लिखते हैं। एलजेब्रा का फॉर्मूला a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, और a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सर a-b। बाहर तो a-b रहेगा, अंदर हो जाएगा a² + b² प्लस का ab। और a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट में, और बाहर हो जाएगा a² + b² - का ab, है ना। जब मैं a³ - b³ का फॉर्मूला देख रहा हूं तो बाहर तो a-b और अंदर दोनों चीज प्लस में। और जब मैं a³ + b³ का फॉर्मूला देख रहा हूं तो बाहर तो प्लस और अंदर एक प्लस और एक माइनस। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब यहीं से थोड़ा सा इस सवाल का हमें हिंट मिलेगा। यार डिस्टेंस हमको कुछ इस कदर दी हुई है, और हमसे क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। स्पीड क्या होगी? क्या मैं डिस्टेंस को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि 5y³ भाई 125y³ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और -1 का क्यूब। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस। ऐसा जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे a³ - b³ की महक आने लगी थोड़ी थोड़ी सी। तो ये फॉर्मूला यहां पर टिका दो।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, अभी मैं डिस्टेंस को ही लिख रहा हूं, डिस्टेंस को थोड़ा सा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 5y-1 ए माइनस बी, ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 5y इंटू 1, क्या हो जाएगा 5y-1, और ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y। ये आपकी दूरी है, थोड़ा सा दूरी को मैंने इस तरीके से लिखा। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर होता है बच्चे चाल गुणा समय, और दूरी हमने कितनी निकाली है 5y-1 और 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y, और हमारी चाल हमें निकालनी है, और टाइम समय कितना है, समय है 5y-1, तो 5y-1 से 5y-1 गया, तो स्पीड कितनी आ गई 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y, ये स्पीड आ गई, और यही हमसे पूछा है, कहां है ऑप्शन में, ये रहा 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल अक्सर मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, मेंस लेवल में बच्चा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि यहां पर हमें करना क्या, जैसे हमने ये देखा, मैं समझ गया कि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लगाना चाह रहा है। अब आप कहेंगे सर इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है क्या, यस शॉर्ट मेथड होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका जो मेथड होगा ना, वो होगा जो हम अलजेब्रा में चीजें सीखेंगे। अलजेब्रा में बड़ा मजा हमको आएगा जब हम पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। क्या पढ़ेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, उसको मैं थोड़ा सा यहां पर लगाने जा रहा हूं। मैं ये सब हटा रहा हूं, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग देखते हैं क्या होता है वैल्यू पुटिंग से। भाई हमें समय दे रखा है 5y-1, हमारे पास दूरी है 125 क्यूब -1, यही है, और हमसे चाल पूछ रहा है, चाल क्या होगी बच्चे, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1, कुछ भी आप रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो, 0 1 2 3 4 हो सकता है, जैसे आप 0 रखो 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, 1 रखो 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, 2 रखोगे एक ही ऑप्शन मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि y बराबर 1 ही सर फिक्स है, क्या इसी को ही रखना है क्या, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की वैल्यू 1 आप रख दो। तो जैसे ही आप y बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 -1 यानी कि 4 घंटे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 125 -1 यानी कि 124 किलोमीटर। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से डिस्टेंस कितना है 124 बराबर 4 गुणा टी, 4 से जाएगा 31 बार, यानी कि टाइम कितना, सॉरी स्पीड, स्पीड इंटू 4, 4 से ये कटेगा, तो यहां से हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी 31 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे आपका स्पीड आई है 31 किलोमीटर पर आवर, कब, जब आपने y बराबर 1 रखा है, तो ऑप्शन में भी y बराबर 1 रख कर चेक करो, ऑप्शन में भी y बराबर 1 रख के चेक करो कहां पे 31 मिल रहा है, जहां भी 31 मिला वही आपका आंसर। अगर 2 ऑप्शन में मिला तो फिर मैं y बराबर 2 रख के चेक करूंगा, y बराबर 2 पे चेक करूंगा फिर मैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 1, 5 में से 1 गया 4, नहीं बनेगी बात सर, 25 -5 20, 20 और 1 21, नहीं बनेगी बात, 5 और 1 6, नहीं बनेगी बात, 25 और 5 30 और 1 31, भाई y बराबर 1 रखो, तो 25 + 5 + 1 दैट इज 31, बन गई बात। मजा आ गया, मैं सच कह रहा हूं, जिस टाइम आप अलजेब्रा पढ़ोगे ना, जिस टाइम अलजेब्रा पढ़ोगे बहुत मजा आपको आएगा। अलजेब्रा के सवालों का ना इस तरीके से हम पढ़ेंगे अलजेब्रा को,
कि आपको बच्चों का खेल लगेगा वो। मैं सवाल, ऐसे ऐसे सवाल जिनमें पूरा बोर्ड भर जाता है, वैल्यू पुटिंग से ना ऐसे उड़ा देंगे उनको, इसी तरीके से वैल्यू पुटिंग से। और आपको सिखा दूंगा मैं वैल्यू पुटिंग करनी, कहाँ कौन सी वैल्यू पुट करनी है। अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, y = 1 रखा, ऑप्शन चेक किया, लगा दो, आगे बढ़ जाओ। जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था ना, तो अर्थमेटिक, मजा आ गया था अर्थमेटिक में बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में। अलजेब्रा का डिविजिबिलिटी रूल ही मानो वैल्यू पुटिंग को। अर्थमेटिक में तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग को डिविजिबिलिटी रूल मानकर चलो, एडवांस मैथ का। चलिए एक सवाल और देता हूं आपको, ये करो फिर हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चे? देखेंगे इस सवाल को क्या है जी इसमें। कह रहे कि प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगेगा यदि उनके बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। देखो, जिन लोगों को थोड़ा सा जीएस की नॉलेज है वो इसका आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मोए मोए हो सकता है। आप देखोगे कि भैया चंद्रमा को पृथ्वी तक, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में कितना कितना सेकंड का समय लगेगा, सेकंड में। लेकिन कभी कई बार वो इस डेटा को चेंज कर देगा, वो सोचेगा बच्चा जीएस लगाएगा, यहाँ पर बच्चा जीएस लगाएगा, जीएस में उसने रटा हुआ है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक कितना समय लगता है, और वो वहीं वहीं मोए हो जाएगा, वहीं मोए मोए हो जाएगा। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। भाई उसने बोला है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है, उसने लिख दिया नीचे। उसने कहा है कि जो स्पीड है ना प्रकाश की, लाइट की स्पीड, वो 3 × 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूंगा तो 3 × 10⁻17, और नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में लिखना चाहूंगा तो बच्चे ये 1 नहीं, ये 10⁻9 करना, इसको ये 10⁻9 करना, 10⁻9, 1 नहीं, 10⁻9। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 10⁻9 -9 से मल्टीप्लाई, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। भाई हमें जो स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है वो नैनोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻9 से गुणा करेंगे, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 10⁻8। भाई 17 में से 9 जाएगा, 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, सबने पढ़ा है भाई, बचपन से पढ़ते आए हैं। प्रकाश की गति क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ निकाल दी हमने। अब आपसे बोला है कि डिस्टेंस जो है वो इतना किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। बच्चे इस किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि हमने स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाली है। तो 3,84,000 को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 384 गुणा 3 और 3 6, 10⁻6 मीटर। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। किसी को कोई दिक्कत है भाई? या तो मैं इसको ऐसा कहूं कि 384 गुणा 10⁻6 मीटर, ऐसा कहूं, या फिर मैं और दो संख्या पहले पॉइंट लगा रहा हूं, 3.84, और तो 2 पावर और एक्स्ट्रा हो जाएगी, 10⁻8 हो जाएगी। 10⁻8 मैंने 8 क्यों बनाया, क्योंकि मुझे चाल में भी पावर 8 है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 3.84 इंटू 10⁻8, और स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 और गुणा टाइम। 10⁻8 से 10⁻8 गया, टाइम कितना आ जाएगा, 3.84
बटा 3। ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 1.28 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। यानी कि चंद्रमा से प्रकाश की दूरी को पृथ्वी पर आने के लिए 1.28 सेकेंड का समय लगता है। कुछ लोगों ने रट्टा मारा हुआ था, पता है वो क्या आंसर बता रहे थे? 12.8 सेकेंड। किसको कहां से कहां तक समय लगता है? जल्दी से बता दो, नहीं तो कुटाई कर दूंगा। ये 1.28 सेकेंड समय लगेगा चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट को आने में। 12.8 सेकेंड किसका आंसर है? मैं समझ गया, मैं जान गया आपने रटा हुआ है। 12.8 सेकेंड किसको कहां से कहां तक आने में लगते हैं। टाइप 1 के सवाल मजेदार लगे? ऐसा नहीं है कि आसान आसान पढ़ा के निकल जाऊंगा आपको। आपको मैंने हर तरीके से तैयार करना है। तो टाइप 1 में भी कितने अच्छे लेवल के सवाल बन सकते हैं, बेसिक टाइप में भी, जहां केवल यूनिट कन्वर्जन की बात हो, जहां केवल दूरी बराबर चाल गुणा समय की बात हो, जहां केवल चाल बराबर दूरी बटे समय की बात हो, जहां केवल समय बराबर दूरी बटे चाल की बात हो। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के भी सवाल अच्छे बन सकते हैं। शुरुआत तो हमने बहुत आसान सवालों से की थी टाइप 1 की, लेकिन टाइप 1 को एंड किया एक बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ। मजा आ गया। यस, बिल्कुल अच्छी बात है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में 12.5 मिनट या सेकंड, ये भी बता दो। 8 मिनट या सेकंड? कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग यार। विश्वत रेखा, कोई कह रहा है विश्वत रेखा। अरे गुरु, क्या गा रहे हो यार तुम लोग? ऐसी इतनी मुझे जीएस भी पढ़ानी पड़ेगी क्या तुम लोगों को? यस, मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो आते हैं टाइप 2 पर, और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट सीखते हैं बच्चे अब। टाइप 2 थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। अब बहुत सारे का सवाल मैंने ले लिए हैं, 17-18 सवाल ले लिए हैं मैंने टाइप 2 के। एक ही जैसे सवाल हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। आप कॉन्फिडेंस से भरकर बोर हो जाओगे कि सर बहुत हो गए इतने सारे सवाल, मैंने रख दिए जानबूझकर। ये सब प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, क्योंकि टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। चलते हैं कांस्टेंट रेशियो की तरफ। मिनट लगते हैं बच्चे, 8 मिनट 20 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। सूर्य से, सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और चंद्रमा से यानी कि मून से अर्थ तक आने में 1.28 सेकंड लगते हैं। चलो अब पढ़ते हैं कांस्टेंट रेशियो मेथड। कांस्टेंट रेशियो, सॉरी, कांस्टेंट रेशियो। हाँ, कांस्टेंट रेशियो आप बोल सकते हो इसको। कांस्टेंट टर्म रेशियो आप कह सकते हो। कांस्टेंट टर्म रेशियो, कांस्टेंट टर्म रेशियो कैसे है, क्या है, देखते हैं। भाई हमने बड़ा बेसिक फॉर्मूला कल पढ़ा था कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? अब सुनना मेरी बात। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। इसमें 3 केस बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे बच्चे? 3 केस, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 3, 3 केस यहां पर बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। सबसे पहला केस जो बनेगा,
सबसे पहला जो केस बनेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट वो बनेगा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि जब हमारी दूरी समान हो। दूरी क्या हो? समान हो। क्या है अभी समझते हैं इस बात को। बच्चे एक बात बताओ, मैंने और तुमने दौड़ने का फैसला किया। तुमने मुझसे कहा सर रेस लगाओ, मैंने कहा लगा लो भैया रेस। हम दोनों दौड़ने के लिए खड़े हो गए और हमने फिक्स किया कि हम यहां से लेके उस खंबे को हाथ लगा के आएंगे। ऐसे गांव में रेस होती थी ना भाई, हम जब बचपन में थे पता ही नहीं था 100 मीटर 200 मीटर क्या होता है। तुम्हें पता था क्या? नहीं था ना कि 100 मीटर की दौड़ 200, हमें पता ही नहीं। हमें ये था कि भाई साहब दौड़ अगर लगा लिया ना तो घर से लेकर खंबे पे हाथ लगा के वापस आना है। तो मैंने और तुमने ये फिक्स कर लिया कि मुझे और तुम्हें उस खंबे को हाथ लगाना है, भाई वापिस नहीं आना, खंबे पे हाथ लगा के रुक जाना है वहीं पे। कौन उस खंबे पे सबसे पहले हाथ लगाएगा? तो क्या हम दोनों ने जब दौड़ने की शर्त रखी तो क्या हमने अपनी दूरी को फिक्स कर दिया? जितनी दूरी, जितनी डिस्टेंस मैं दौड़ूंगा उतनी ही डिस्टेंस आप दौड़ोगे। जहां से हमने रेस शुरू की और खंबे तक की जो दूरी है, अब कितनी रही हो, 100 200 मीटर कितनी हमें नहीं पता, जितनी भी है, क्या उतनी दूरी आप दौड़ोगे उतनी ही दूरी हम दौड़ेंगे? सेम डिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस कांस्टेंट। कि जब दूरी समान हो, जब हमारी दूरी समान हो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, अगर हमने इस वाले पार्ट को कांस्टेंट कर दिया, तो बच्चे जो स्पीड का रेशियो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/t के, सॉरी, प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टी। यानी कि अगर आप इस पार्ट को कांस्टेंट कर रहे हो, अगर बच्चे आप इस पार्ट को कांस्टेंट कर रहे हो, इस वाले पार्ट को कांस्टेंट कर रहे हो, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा ना वो 1/t के इनवर्सली होगा। यानी कि जो रेशियो हमारी स्पीड का होगा, बच्चे जो रेशियो हमारी स्पीड का होगा, ए रेशियो बी, टाइम का रेशियो जो होगा जस्ट उसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बात है कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दूरी समान है, तो हमारी स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के होती है। सर अगर खंबे में लाइट हुई तो चिपक जाएंगे। हुआ था, शौक लगा था मुझे भी एक बार, याद आ गई बात। हल्का सा लगा था, ज्यादा नहीं लगा था, क्योंकि वो जो गांव में खंबे होते हैं ना वो अर्थ से जुड़े होते हैं। कोई अगर उनको पकड़ लेता है ना दूर फेंक देते हैं एकदम, वो सारा अर्थ उसमें चला जाता है ना, तो हल्का सा शौक हुआ था एक बार। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कि अगर हमारी जो चाल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम है, तो जो रेशियो हमारा समय का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? उसका उल्टा रेशियो हमारे टाइम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? उसका उल्टा रेशियो टाइम का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं केस टू, भाई यहां तो हमने डिस्टेंस यानी कि दूरी को समान कर दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी। अगर मैं सेकंड बार आपसे कहूं कि टाइम कांस्टेंट कर दो, टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है सर? टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है? यानी कि समय को बराबर कर दो या फिक्स कर दो, समय को फिक्स कर दो या बराबर कर दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो मैंने और तुमने ना दौड़ने का फैसला किया कि भाई दोनों दौड़ेंगे, मैं भी दौड़ूंगा तुम भी दौड़ोगे। लेकिन इस बार हमने दूरी फिक्स नहीं की, हमने दूरी करी कि हमें 2 मिनट तक दौड़ना है, हमें 2 मिनट तक दौड़ना है। अब 2 मिनट में कौन कितना दौड़ जाएगा?
हमने टाइम लगाया, अपनी अपनी घड़ी में टाइमर फिक्स किया कि 2 मिनट तक हम दौड़ेंगे। तुम भी 2 मिनट दौड़ोगे, मैं भी 2 मिनट दौड़ूंगा। तुम्हारी चाल अलग, मेरी चाल अलग। 2 मिनट में तुम कुछ दूरी तय करोगे, मैं कुछ और दूरी तय करूंगा, लेकिन हमारा दौड़ने का जो टाइम है ना वो फिक्स हो गया। 2 ही मिनट का टाइमर हमने अपनी घड़ी में भरा है। ओके, तो इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। बच्चे अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर रहा हूं तो क्या स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के सामने नहीं हो गए? भाई अगर मैंने टाइम को फिक्स कर दिया तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के सामने हो गए। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हो जाएगी किसके? बच्चे स्पीड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी के। स्पीड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी दूरी के। सही कह रहा हूं ना भाई साहब? यस, आप ही से क्या है बराबर में, किसको देख रहे हो? सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं तो क्या हमारी जो चाल है वो डिस्टेंस के आमने सामने हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस केस में जो चाल का रेशियो होगा, जो रेशियो चाल का होगा बच्चे, वही रेशियो, सेम रेशियो किसका होगा? वही रेशियो दूरी का होगा। और ये चीजें ना वाइस वर्सा भी चलती हैं। वाइस वर्सा का मतलब है बच्चा, वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर जो रेशियो टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होगा, यहां भी जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का होगा। वाइस वर्सा भी चीजें चलती हैं। ओके, तीसरे केस में आप क्या करो? तीसरे केस में स्पीड को कांस्टेंट कर दो। तीसरे केस में स्पीड को कांस्टेंट करने से पहले इसको थोड़ा ऐसे लिख लो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, केस 3 में अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, स्पीड को कांस्टेंट कर दूं, स्पीड को मैंने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि जो चाल है उसको मैंने बराबर कर दिया। उसको मैंने क्या कर दिया बच्चे? उसको मैंने बराबर कर दिया, चाल बराबर है। तो अगर चाल बराबर हो गई तो भैया दूरी और टाइम एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। क्या होगा? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो रेशियो हमारी दूरी का होगा बच्चे, जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा, यानी कि समय का होगा। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि किसको कांस्टेंट रखने पर किसका रेशियो क्या होगा, आप फॉर्मूले से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। फॉर्मूला लिखना तुरंत। अगर आपने डिस्टेंस कांस्टेंट किया तो समझ जाना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेशियो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो रेशियो चाल का, उल्टा रेशियो टाइम का। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट करता हूं तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के सामने होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, ये मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बताया भी था। तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो दूरी का। और तीसरे केस में अगर मैं दूरी को बराबर कर दूं, स्पीड को कांस्टेंट का मतलब है कि मेरी और तुम्हारी स्पीड तेज रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं उसी स्पीड से तुम दौड़ रहे हो, उसी स्पीड से तुम दौड़ रहे हो। तो जितनी दूरी तुम तय करोगे उतना टाइम ही आपको लगेगा, उसी के प्रोपोर्शन में आपको टाइम लगेगा। जितनी दूरी हम तय करेंगे हमें टाइम उसी के प्रोपोर्शन में लगेगा, सेम हो जाएंगे मतलब। तो दूरी अगर सेम, चाल को कांस्टेंट कर दिया तो जो रेशियो हमारी डिस्टेंस का होगा वही रेशियो हमारे समय का हो जाएगा। आगे चलें। ये कांस्टेंट रेशियो आपको आना चाहिए बच्चे, और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं सवालों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। एक बार देखेंगे सवाल।
अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा, कौन से सवाल में दूरी कांस्टेंट है, कौन से सवाल में टाइम कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा? यस, सबसे बड़ा सवाल तो यही है बच्चे। ये पता चलेगा जब आप सवाल को पढ़ोगे। आप जैसे ही सवाल पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सवाल में कांस्टेंट क्या है, और उसकी प्रैक्टिस अब मैं आपको पहले सवाल से ही कराऊंगा। मैं आप ही से पूछूंगा कि सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा हर सवाल में। हर सवाल में मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि इसमें कांस्टेंट क्या है। पहले आपको यही बताना है। कह रहा सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5 घंटे में, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यहां पर कांस्टेंट क्या है बच्चे? आप जल्दी से मुझे बता दो कि यहां पर कांस्टेंट क्या है। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर, तो 9 घंटे में कितना? हालांकि ये बेसिक से आप कर सकते हो, आप इसे बेसिक से कर सकते हो कि 5 घंटे में 230, 1 घंटे में कितना, 9 घंटे में कितना, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां थोड़ा सा कांस्टेंट रेशियो की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर, 9 घंटे में कितना? क्या यहां सोनम की चाल को कांस्टेंट रखा जाएगा? यस, क्योंकि भैया सोनम का समय भी अलग अलग दे दिया, पहले 5 घंटे फिर 9 घंटे, तो समय तो कांस्टेंट है ही नहीं। फिर उसने 230 किलोमीटर बोला है 5 घंटे में, तो 9 घंटे में कितना किलोमीटर पूछा है, तो दूरी भी कांस्टेंट नहीं है। भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती तो फिर 230 ही आंसर होता हमारा। डिस्टेंस दूरी बराबर होती तो फिर दूरी पूछता ही क्यों आपसे? ऐसा कॉमन सेंस का थोड़ा सा आइडिया लगाओ ना, कि अगर डिस्टेंस या दूरी कांस्टेंट होती तो 230 किलोमीटर का 230 किलोमीटर बराबर रहती दूरी। नहीं, दूरी पूछी है उसने 9 घंटे में, कितनी दूरी? मतलब सोनम की चाल बराबर होगी। जिस चाल से वो 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, उसी सेम चाल से 9 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी वो जाएगी। सेम स्पीड से, सेम स्पीड से। भाई अगर मुझसे तुम ये पूछने लगो, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले जाकर पूछूंगा। आपको घर से मार्केट, आपको घर से में, हाँ, मान लो वो 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है, और आपको लगते हैं 5 मिनट, या मैं अब ही लेता हूं इस सवाल को कि मैं 5 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय कर लेता हूं। 5 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय कर लेता हूं, घर से मार्केट की दूरी। तो 1 मिनट में मैं 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता हूं। इस सवाल का कोई
है सेम डिस्टेंस इस
जाता है।